हर बार जब इकोनॉमी गिरती है हम सरकार को कोसते हैं, बैंकर्स पर गुस्सा निकालते हैं और फिर चुपचाप वापस अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहां से हुआ था? एक ऐसा वक्त था जब दुनिया को संभाल रहे थे सिर्फ 4 आदमी। ना वो नेता थे, न जनता ने उन्हें चुना था। वो थे बैंकर्स, जिनके हाथ में था पूरी दुनिया का फ्यूचर। नाम बड़े थे, बेंजामिन स्ट्रॉन्ग, मॉन्टेग्यू नॉर्मन, एमिल मोरो और हियालमार शाह। और इन चारों की एक ही सोच थी, गोल्ड ही गॉड है। उन्होंने सोचा अगर हमारी करेंसी गोल्ड से टाइड रहेगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन वो भूल गए, दुनिया लोग चलाते हैं, नॉट नंबर्स। और यही भूल बन गई ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी सजा, द ग्रेट डिप्रेशन। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, हजारों बैंक डूबे और सैकड़ों लोग भूख से मर गए। पर असली झटका तब लगा जब पता चला ये तबाही किसी वॉर से नहीं बल्कि कुछ एजुकेटेड और पावरफुल लोगों के डिसीजन से आई थी। अब सोचिए, अगर 100 साल पहले लिए गए गलत फैसले पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं तो क्या हम आज फिर उसी राह पर नहीं चल रहे? इन्फ्लेशन आज भी है, बैंकर्स आज भी चुप हैं, सिस्टम आज भी गोल्ड और डॉलर के बीच झूल रहा है। तो क्या वही हिस्ट्री फिर से दोहराया जाएगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप तैयार हैं उस सिस्टम को समझने के लिए जो दिखता तो सेफ है पर अंदर से खोखला है? आज मैं आपको बताऊंगा लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस की वो 7 सबसे चौंकाने वाली सीखें जिन्हें जानना आपके लिए सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि आज की दुनिया में सर्वाइव और सक्सीड करने के लिए लाइफ सेविंग है। इनमें से कुछ सीखें आपको सिस्टम की सच्चाई दिखाएंगी, कुछ आपकी सोच जड़ से हिला देंगी और आखिरी सीख शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द ट्रैप ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड, द गोल्डन चेन्स दैट ब्रोक एवरीथिंग। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समय जब आपकी पूरी जिंदगी, आपकी नौकरी, आपकी दुकान, आपकी सरकार, इवन आपकी उम्मीदें एक ही चीज पर टिकी थी, सोना। हाँ, वही सोना जिसे हम गहनों में पहनते हैं, वही सोना उस समय पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। पर क्या ये ग्लैमर था या एक गहरा जाल? 1914 से पहले दुनिया एक मैजिकल बैलेंस पर टिकी थी जिसे कहा जाता था गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब हर देश की करेंसी सिर्फ उतनी छप सकती थी जितना उसके पास सोना हो। अगर आपके पास 1 करोड़ का सोना है तो आप सिर्फ 1 करोड़ की करेंसी ही बना सकते हो। इससे बिजनेस स्टेबल रहता था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में भरोसा होता था। लेकिन यही रेल बाद में बन गया सबसे बड़ा गोल्डन बॉन्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देशों की हालत खस्ता हो चुकी थी। गवर्नमेंट को चाहिए था पैसा, मगर गोल्ड स्टैंडर्ड ने उन्हें बांध दिया था। जैसे ही उन्होंने नोट छापे, सिस्टम हिल गया, इन्फ्लेशन बढ़ी, लोगों की सेविंग्स जल गईं। फिर भी सेंट्रल बैंकर्स एक चीज पर अड़े रहे, गोल्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड को बचाने के चक्कर में उन्होंने देश को डुबो दिया। हर देश ने एक दूसरे पर भरोसा खो दिया। किसी ने गोल्ड जमा किया, किसी ने एक्सपोर्ट रोका। जर्मनी ने तो इतने पैसे छाप दिए कि एक रोटी के लिए लोगों को बैग में नोट ले जाने पड़ते थे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तीनों अपने सोने को पकड़ने में लगे थे। लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन बैंक कह रहे थे हमारे पास सोना है, चिंता मत करो। धीरे धीरे ये इल्यूजन टूटने लगा। यूके ने सबसे पहले सोने का मानक छोड़ दिया 1931 में। यूएस ने 1933 में गोल्ड को डॉलर से अलग किया और फिर एक नई अर्थव्यवस्था बनने लगी जो इंसान को ज्यादा अहमियत देती थी, न कि सिर्फ सोने को। गोल्ड स्टैंडर्ड ने हमें एक चीज सिखाई, कभी कभी जो चीज स्टेबिलिटी देती है वही बन जाती है जेल। आपका सिस्टम, आपकी सोच, आपका माइंडसेट अगर बदलाव के लिए तैयार नहीं तो वो आपको गिरा सकता है, जैसे सोने ने गिराया दुनिया को। आज भी अगर हम रिजिड आइडियाज को पकड़कर बैठे रहें, चाहे रिलेशनशिप हो या बिजनेस, तो क्रैश जरूरी है। रूल नंबर 2, व्हेन बैंकर्स बिकेम किंग्स, द राइज ऑफ सेंट्रल बैंकर्स। राजा और महाराजा कभी तलवार से राज करते थे, लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में दुनिया के असली बादशाह वो थे जिन्होंने कभी तलवार नहीं चलाई, पर उनके एक फैसले से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। उनका नाम हिस्ट्री की किताबों में शायद कम लिया गया, लेकिन उनकी एबिलिटी, उनका एरोगेंस और उनकी पॉलिसीज ने दुनिया की तकदीर को लिखा। आज हम बात करेंगे उन 4 बैंकरों की जो बन गए लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस और जिन्होंने बिना बंदूक चलाए पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। 1914 से पहले दुनिया एक संतुलित गोल पहिए पर घूम रही थी, गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, ये पहिया हिलने लगा। अब जरूरत थी किसी ऐसे इंसान की जो इस पहिए को फिर से बैलेंस में ला सके। यहीं से एंट्री होती है 4 लॉर्ड्स की, मॉन्टेग्यू नॉर्मन, बैंक ऑफ इंग्लैंड, एमिल मोरो, बांके de फ्रांस, यालमार शाह, राइक्स बैंक जर्मनी, बेंजामिन स्ट्रॉन्ग, फेडरल रिजर्व यूएसए। ये कोई आम बैंकर नहीं थे, ये देश की मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं, दुनिया की इकोनॉमिक
इकोनॉमिक दिशा को कंट्रोल कर रहे थे। इन चारों बैंकरों के पास था पावर, इज्जत और सबसे खतरनाक चीज कंट्रोल। पर हर बैंकर के पास था एक ईगो, एक डर और एक परसेप्शन कि सिर्फ वही सही है। मॉन्टेग्यू नॉर्मन एक मिस्टीरियस इंसान, कभी प्रेस से नहीं मिलता, कभी कभी बिना बताए महीनों गायब हो जाता। उसका विश्वास गोल्ड स्टैंडर्ड ही दुनिया का असली रूल है, अगर इसके खिलाफ गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यलमार शख्त जर्मनी में पैदा हुआ एक मास्टरमाइंड। वर्साइल ट्रीटी ने जर्मनी की कमर तोड़ दी थी। शख्त का मिशन था हमारी करेंसी को दोबारा ताकतवर बनाना हर हाल में। पर इसके लिए उसने छपवा दिए लाखों नोट, जिससे शुरू हुआ जर्मनी का हाइपर इन्फ्लेशन। एमिल मोरो फ्रेंच बैंकर जिसने जर्मनी को कभी माफ नहीं किया। उसे लगता था कि जितना सोना वो जमा करेगा उतनी सिक्योरिटी मिलेगी। उसका प्लान फ्रांस को यूरोप का बैंकर बना देना। बेंजामिन स्ट्रॉन्ग अमेरिका का बैंकर जो शायद सबसे विजनरी था, लेकिन उसे जल्दी ही बीमारी ने घेर लिया। उसकी मौत ने अमेरिका को एक ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया जहां किसी को नहीं पता था कि अगला कदम क्या है। अब ये चारों बैंकर नहीं राजा बन चुके थे। उनके सिग्नेचर से पूरी इकोनॉमी हिल जाती थी। लेकिन सवाल ये था, क्या ये लोग मिलकर चल सकते थे या एरोगेंस और नेशनलिज्म इनकी विजडम को निगल जाएगा? 1927 में अमेरिका में रिसेशन के संकेत मिले। मॉन्टेग्यू नॉर्मन और बेंजामिन स्ट्रॉन्ग ने मिलकर इंटरेस्ट रेट्स घटाई। दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन यह सिर्फ एक लंबे तूफान की शुरुआत थी। स्ट्रॉन्ग की मौत और बाकी तीनों का टकराव। अब कोई लीडर नहीं बचा था। सबको लग रहा था हम सही हैं, बाकी सब गलत। अब हर बैंकर अपने देश का हित देख रहा था, दुनिया की तस्वीर कोई नहीं देख रहा था। फिर आया 1929, वॉल स्ट्रीट क्रैश। बाजार ढह गए, बैंक टूटे, लोग सड़क पर आ गए। पर सेंट्रल बैंकर्स की आंखें अभी भी सोने पर थीं, इंसान की भूख पर नहीं। एक के बाद एक देश ढहता गया और दुनिया एक ऐसी रिसेशन में जा गिरी जहां से निकलने में दशक लग गए। ये चार बैंकर बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके पास पावर थी, इन्फ्लुएंस था और फैसले करने की एबिलिटी भी। लेकिन उनमें एक चीज की कमी थी, एम्पैथी। जब आपकी कुर्सी इतनी ऊंची हो जाती है कि आपको नीचे गिरा हुआ इंसान दिखना बंद हो जाए तो समझिए डिस्ट्रक्शन फिक्स्ड है। आज भी हमारे बीच ऐसे लीडर हैं, कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट्स में और कभी कभी हम खुद। इसलिए याद रखो, पावर जरूरी है पर समझदारी और पोलाइटनेस उससे भी ज्यादा, वरना हिस्ट्री फिर खुद को दोहराएगा एक नए नाम के साथ। रूल नंबर 3, जर्मन हाइपर इन्फ्लेशन एंड द पनिशमेंट ऑफ वर्साई। सोचिए, सुबह उठते ही आपकी जेब में 10,000 रुपए हों। आप बाजार जाते हैं दूध लेने और दुकानदार कहता है अब इसकी कीमत 50,000 हो चुकी है। आप घर लौटते हैं और फिर जाते हैं शाम को ब्रेड लेने। अब वही ब्रेड 1 लाख में मिल रही है। ये कोई डरावनी कल्पना नहीं, ये 1923 की जर्मनी की हकीकत थी, जहां एक इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई एक रोटी के भी लायक नहीं बची थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन असली झटका आया जब ट्रीटी ऑफ वर्साइस साइन हुआ। इस संधि ने जर्मनी को बोला, तुमने युद्ध शुरू किया, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। $33 बिलियन की भारी भरकम रकम जो उन्हें एलाइड नेशंस को चुकानी थी। जर्मनी के पास पैसा नहीं था, उनके पास था सिर्फ एक रास्ता, नोट छापना। और वहीं से शुरू हुई हिस्ट्री की सबसे खतरनाक इकोनॉमिक रूइन, हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे जैसे सरकार नोट छापती गई उसकी वैल्यू गिरती गई। लोग अपने वेतन के बंडल बैग में भर कर लाते थे, पर वो पैसे खाने के काम भी नहीं आते थे। 1 किलो आलू की कीमत 2 अरब मार्क, एक ब्रेड 6 अरब मार्क, एक सादा खाना 20 अरब मार्क। लोग नोटों को जलाकर घर गर्म करते थे क्योंकि लकड़ी उनसे सस्ती थी। जिन्होंने पूरी उम्र सेविंग्स की थी उनकी मेहनत का हर पैसा राख हो गया। और सरकार वो वर्साइल की सजा चुकाने में लगी थी, पर अपने ही लोगों को भूल गई थी। 1923 में हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि जर्मन मार्क की कोई कीमत ही नहीं बची। जर्मनी के सड़कों पर डेमोन्स्ट्रेशंस शुरू हो गए। लोग बैंकों को तोड़ने लगे, दुकानों को लूटने लगे। इसी दौर में आया एक नाम, यलमार शख्त। शख्त ने प्लान बनाया, रेंटनमार्क, एक नई करेंसी जो रियल एसेट्स के भरोसे पर बेस्ड थी। उसने कहा, अब हम इल्यूजन नहीं बेचेंगे, हम भरोसा बेचेंगे। लोगों ने फिर से बैंक पर भरोसा करना शुरू किया। हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया गया, पर जख्म बहुत गहरे हो चुके थे। शख्त ने हाइपर इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया, लेकिन वर्साइल्स ट्रीटी ने जो जहर बोया था वो अब समाज की नसों में फैल चुका था। लोग गुस्से में थे, बेरोजगार थे, टूटी उम्मीदों में जी रहे थे। और यही माहौल बना उस मेंटालिटी का जहां एक आदमी, एक पार्टी, हमारा अपमान हुआ है, अब हम बदला लेंगे का नारा देकर सत्ता में आ गई। और फिर शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब आप किसी देश को सिर्फ सजा देते हैं, जब आप उसकी इज्जत छीन लेते हैं, जब आप उसकी इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ देते हैं, तो वो देश एक दिन बदले की आग में जलता है। वर्साइल्स ट्रीटी ने सिर्फ जर्मनी को नहीं तोड़ा, उसने दुनिया को एक न्यू ट्रेजेडी की तरफ मोड़ दिया। आज भी जब हम किसी को नीचे गिराते हैं, देश हो या इंसान, तो याद रखो, हर ह्यूमिलिएशन एक सीड होता है जिससे पैदा हो सकता है कुछ बहुत भयानक। इसलिए हर सजा में समझदारी होनी चाहिए, वरना हिस्ट्री दोबारा टूटेगा और हम फिर कहेंगे काश हमने वक्त पर समझा होता। रूल नंबर 4,
1929, Wall Street crash, when the empire of dreams collapsed in one day. एक दिन, एक शहर, एक झटका और फिर सन्नाटा। 29 अक्टूबर 1929 उसे कहा जाता है ब्लैक ट्यूसडे। वो दिन जब वॉल स्ट्रीट ने खुद अपने सपनों को स्वॉलो कर लिया। लाखों लोग रोड पर आ गए, बैंकरों ने अपनी इमारतों से कूदकर जान दे दी और वो जो करोड़पति थे अगले दिन भिखारी बन गए। पर ये सब एकदम से नहीं हुआ। इसका बीज कई साल पहले बोया गया था, लालच के जमाने में। 1920 का दौर था, द रोरिंग 20s। अमेरिका जश्न में था। लोग कहते थे ये युग कभी खत्म नहीं होगा। हर कोई शेयर खरीद रहा था, बिना सोचे बिना समझे। शेयर मार्केट रोज चढ़ रहा था। टैक्सी ड्राइवर, नाई, दूध वाले सब इन्वेस्टर्स बन गए थे। लोग कहते थे शेयर खरीदो, आज नहीं तो कल करोड़पति बनोगे। और बैंकों ने भी लोगों को प्रोवोक्ट किया, उधार लेकर शेयर खरीदो। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। लोगों ने पैसों से नहीं, लोन से शेयर खरीदने शुरू किए। इस स्ट्रेटजी को कहते थे बाइंग ऑन मार्जिन। मतलब $100 का शेयर खरीदने के लिए आप सिर्फ $10 देते थे, बाकी $90 बैंक दे देता था। अब सोचो, अगर शेयर बढ़ा तो मुनाफा 2 गुना, लेकिन अगर गिरा तो बस यही हुआ। अक्टूबर 24, 1929, ब्लैक थर्सडे। एक अफवाह फैली, बड़ी कंपनियां शेयर बेच रही हैं। लोग डर गए, शेयर बेचने भागे। अक्टूबर 29, 1929, ब्लैक ट्यूसडे। मार्केट में भगदड़ मच गई। 13 मिलियन से ज्यादा शेयर एक ही दिन में बिके। बायर्स नहीं थे। मार्केट गिरा और टूट गया। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ जेसी लिवरमोर, उस वक्त का सबसे बड़ा शेयर ट्रेडर। जब सब कुछ गिर रहा था, जेसी ने मार्केट के उलटे ट्रेड लिए और उसने $100 मिलियन, आज के $1.5 बिलियन कमा लिए। लेकिन उसकी जीत दूसरों की हार पर बेस्ड थी। उसकी बीवी ने कहा, तुमने पैसा कमाया लेकिन एक शहर की आत्मा छीन ली। और सच यही था। बैंक बंद हो रहे थे, लोग अपनी जमा पूंजी गंवा चुके थे, खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और कई लोग खुद की जान तक ले रहे थे। अब सवाल ये था, कहां थे सेंट्रल बैंकर्स, लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस, जिन्होंने खुद को इकोनॉमी के मालिक समझा था। बेंजामिन स्ट्रॉन्ग की मौत के बाद फेडरल रिजर्व में कोई जज नहीं बचा था। अमेरिका को चाहिए था एक प्लान, एक भरोसा, पर उन्होंने ब्याज दरें बढ़ा दी। जो आग लगी थी उस पर तेल डाल दिया। बैंक टूटने लगे, बेरोजगारी बढ़ने लगी और ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया। 1933 में अमेरिका में एक न्यू प्रेसिडेंट आया, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, FDR। उसने कहा, हम डर से डरेंगे नहीं, हम फिर से उठेंगे। FDR ने शुरू किया न्यू डील प्रोग्राम, बैंकों को बचाने के लिए प्लान्स, बेरोजगारों के लिए रोजगार, किसानों को राहत। धीरे धीरे अमेरिका फिर खड़ा हुआ, पर घाव गहरे थे और सबक ज्यादा गहरे। वॉल स्ट्रीट क्रैश सिर्फ एक इकोनॉमिक डिक्लाइन नहीं थी, वो था एक साइकोलॉजिकल स्टॉर्म, जिसने हमें सिखाया लालच से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। जब भी हर कोई कहे अब कुछ गलत नहीं हो सकता, बस वहीं सबसे ज्यादा खतरा होता है। और जब लीडरशिप चुप होता है तो रूमर्स अबाउंड हो जाती हैं। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं। क्रिप्टो, स्टॉक्स, AI हाइप। पर एक बात याद रखना, मार्केट्स याद रखते हैं पर इंसान भूल जाते हैं, और हिस्ट्री खुद को दोहराने से कभी नहीं डरता। रूल नंबर 5, पॉलिसी पैरालिसिस, साइलेंस ऑफ बैंक्स एंड रूइन ऑफ पब्लिक। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, बैंक में जमा अपनी जिंदगी की कैपिटल लेने जाते हैं, पर बैंक का दरवाजा बंद है। दरवाजे पर सिर्फ एक बोर्ड टंगा है, बैंक क्लोज्ड इंडेफिनिटली। आप भीड़ में खड़े हैं, हर चेहरा डरा हुआ, पसीने में भीगा हुआ, और उस भीड़ में से एक आवाज आती है, अब क्या होगा। 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश तो हो चुका था, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। बाजार गिर चुके थे, लोगों की नौकरियां जा चुकी थीं, और अब बारी थी बैंकों की। बैंक जो कभी भरोसे की मिसाल थे, अब डर का केंद्र बन चुके थे। और वहां बैठे थे वो लोग जिन्हें कहा जाता था द लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस। पर उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ देखा, चुपचाप। ग्रेट डिप्रेशन फैल रहा था, बैंक एक एक करके बंद हो रहे थे, लोग जमा पूंजी लेने दौड़ते, बैंक के दरवाजे बंद मिलते, बैंक रन्स शुरू हो गए। 1931 तक सिर्फ अमेरिका में 2300 बैंक फेल हो चुके थे। और सबसे बड़ा सवाल, फेडरल रिजर्व क्या कर रही थी? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो ज्यादा पैसे छापेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। पर सच्चाई ये थी, लोगों के पास रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेट्स टॉक अबाउट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नाम सुनने में नेशनल लगता है, लेकिन ये एक प्राइवेट बैंक था। 1930 में अफवाह फैली कि ये बैंक डूब रहा है। लोगों ने डर के मारे पैसा निकालना शुरू किया। 5 दिनों में $200 मिलियन निकाल लिया गया और बैंक क्रैश कर गया। अब सोचिए, अगर उस समय फेड ने थोड़ा सपोर्ट दिया होता तो शायद वो बैंक बच सकता था, लेकिन नहीं, फेड चुप रही।
थी और ये चुप्पी बनी मौत की गूंज। पॉलिसी पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण था गोल्ड स्टैंडर्ड। सेंट्रल बैंकर्स का मानना था कि हम सोने के बराबर ही पैसा छापेंगे वरना सिस्टम बिगड़ जाएगा। पर दुनिया बदल चुकी थी। लोगों को नौकरी चाहिए थी, रोटी चाहिए थी, पर बैंकर्स को चाहिए था बैलेंस। और ये बैलेंस लाखों लोगों की जिंदगी का तांडव बन गया। 1932 में जब हालात बेकाबू हो गए तब जाकर फेडरल रिजर्व ने लिक्विडिटी देना शुरू किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाखों लोग सड़क पर आ चुके थे, मिडिल क्लास तबाह हो चुकी थी और अमेरिका की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर थी। एफडीआर के आने और न्यू डील लागू होने के बाद ही धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, पर जो टूट चुका था वो फिर वैसा नहीं बना। जब लीडर चुप हो जाते हैं, जब ताकतवर लोग सिर्फ आंकड़ों में उलझे रहते हैं, तब आम इंसान की जिंदगी बिखर जाती है। पॉलिसी पैरालिसिस सिर्फ एक सिस्टम की फेलियर नहीं होती, वो होता है आशा का अंत। लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस उस समय कुछ कर सकते थे, इंटरेस्ट रेट घटा सकते थे, लिक्विडिटी दे सकते थे, पब्लिक का भरोसा बना सकते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और यही सबसे बड़ा अपराध होता है, जब आप कुछ कर सकते हो फिर भी आप कुछ न करें। रूल नंबर 6, द फॉल ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। हाउ द वर्ल्ड ब्रोक इट्स चेन्स एंड सम कंट्रीज स्टूड अप गोल्ड। जिसने सदियों से हमारी इकोनॉमी को बांध रखा था, जो शाही तख्त की तरह अनटचेबल समझा जाता था, वो अब बोझ बन चुका था। सवाल ये नहीं था कि सोने की कीमत क्या है, सवाल ये था क्या इंसान की जिंदगी सोने से भी सस्ती है। और फिर कुछ देशों ने जंजीरें तोड़ने का फैसला किया। गोल्ड स्टैंडर्ड को माना जाता था इकोनॉमिक प्योरिटी का सेक्रेड टेम्पल। इसका मतलब था हर करेंसी उतनी ही छप सकती थी जितना सोना किसी देश के पास हो। इसका फायदा था इन्फ्लेशन पर कंट्रोल, लेकिन नुकसान, अगर आपकी इकोनॉमी डूब रही है, लोग बेरोजगार हैं, बैंक बंद हो रहे हैं, तब आप पैसा नहीं छाप सकते क्योंकि आपके पास सोना नहीं। और यही बना मौत का कारण लाखों लोगों के लिए। 1931 में जब ब्रिटेन की इकोनॉमी हिलने लगी, लोग बैंक से सोना निकालने भागे। रिजर्व बैंक के पास सोना कम हो रहा था और आखिरकार ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। ये एक धमाका था, दुनिया चौंक गई। लोगों ने कहा ये तो इकोनॉमिक सुसाइड है, पर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। जैसे ही ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा, उसकी करेंसी गिर गई, लेकिन उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया, उद्योग फिर से चलने लगे, बेरोजगारी कम हुई और इकोनॉमी में जान आने लगी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और यूएसए अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड से चिपके रहे और उनके यहाँ डिप्रेशन और गहराता गया। लेट्स टॉक अबाउट स्वीडन और ब्रिटेन। दोनों देशों ने जल्दी गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। स्वीडन ने इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए स्वेंस्का मॉडलन लागू की। इस मॉडल ने पब्लिक वर्क्स, अफोर्डेबल हाउसिंग और अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ पर जोर दिया। नतीजा, स्वीडन डिप्रेशन से सबसे तेज बाहर निकलने वाला देश बना। ब्रिटेन ने भी करेंसी डिवैल्यूएशन और सरकारी खर्चों से रिकवरी शुरू की। इन दोनों देशों ने सिखाया लेगेसी तोड़ना डरावना होता है, पर कभी कभी जरूरी भी। 1933 में जब फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने कहा हम सोने की गुलामी नहीं करेंगे। उन्होंने डॉलर को गोल्ड से अनलिंक कर दिया। इसका मतलब था अब अमेरिका जरूरत के हिसाब से पैसा छाप सकता है। और यही बना टर्निंग पॉइंट। पब्लिक प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनाए गए, लाखों लोगों को रोजगार मिला। अमेरिका ने खुद को रीबिल्ड करना शुरू किया क्योंकि उसने जंजीरें तोड़ दी थीं। गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन थी। पहली बार सरकारें अपने लोगों की भलाई को किसी मेटल के टुकड़े से ऊपर रख रही थीं। अब करेंसी लोगों की जरूरतों से जुड़ी थी, न कि सिर्फ सेंट्रल बैंक की तिजोरी से। और यही बनी रिकवरी की शुरुआत। ब्रिटेन, स्वीडन, यूएसए जैसे देशों ने दुनिया को दिखा दिया कि ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गोल्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड एक आइडिया था जो कभी काम करता था, लेकिन हालात बदलते हैं और जब लीडर्स हालातों को ना समझें तो ट्रेडिशंस चेंज बन जाती हैं। रूल नंबर 7, द हिडन लेसन, ईगो वर्सेस एम्पैथी। बैंकर्स ने नंबर्स देखे, पॉलिटिशियंस ने पॉलिसीज देखी, लेकिन किसी ने नहीं देखा लोगों की आंखों में डर। ग्रेट डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड, फेडरल रिजर्व की चुप्पी, या फिर ईगो, वो अंधा यकीन कि हम सही हैं और दुनिया गलत। 1920 और 1930 में जो लोग दुनिया की इकोनॉमी चला रहे थे, मॉन्टेग्यू नॉर्मन, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बेंजामिन स्ट्रॉन्ग, फेडरल रिजर्व, एमिल मोरो, फ्रांस, यलमार शक, जर्मनी, ये सभी हाईली इंटेलिजेंट, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे, लेकिन उनके अंदर एक आम बात थी, ईगो। हर कोई अपनी पॉलिसी को सही साबित करने में लगा था। किसी को गलत मान लेना या अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे हटना उनके लिए कमजोरी थी। एम्पैथी, वो शब्द शायद उनकी डिक्शनरी में ही नहीं था। जब आम आदमी सड़क पर मर रहा था, बच्चे भूखे थे, घर बिक रहे थे, तब सेंट्रल बैंकर्स बैठकर मीटिंग कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। इमोशंस वर मिसिंग। इकोनॉमिक्स बन चुका था, कोल्ड, कैलकुलेटेड एंड डिटैच्ड। जर्मनी में लोग
लोग हाइपर इन्फ्लेशन से परेशान थे, लेकिन एलाइज इंसिस्ट कर रहे थे कि रेपरेशंस दो। फ्रांस गोल्ड जमा कर रहा था, जबकि बाकी देश डूब रहे थे। यूएस में फेड इस डर में था कि कहीं महंगाई ना आ जाए, जबकि सड़कों पर लोग जूते बेच रहे थे खाने के लिए। कभी कभी सबसे पढ़े लिखे लोग सबसे कम समझदार निकलते हैं। इमेजिन अगर एक बैंकर उस माँ से बात करता जिसने बैंक की लाइन में अपने बच्चे को खो दिया। अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर एक फैक्ट्री वर्कर से मिलता जिसकी नौकरी चली गई थी और उसने खुदकुशी कर ली थी, तो शायद फैसले अलग होते। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो लोग बुरे थे, प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ सोचते थे पर महसूस नहीं करते थे। ग्रेट डिप्रेशन ने हमें सिखाया आप दुनिया के सबसे बड़े बैंक चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आपका हर फैसला आंकड़ों की बेरियल ग्राउंड बन जाएगा। और यहीं से एक नया सोचने वाला पैदा हुआ, जॉन मेनर्ड केन्स। उसने कहा, इन द लॉन्ग रन वेर ऑल डेड। मतलब लंबे समय की पॉलिसीज तब तक बेमतलब हैं जब तक आज के लोगों की जरूरतें नहीं समझी जाएं। केन्स ने इकोनॉमिक्स को फिर से ह्यूमन बनाया, एम्पैथी वापस लाई, और यही बना रियल चेंज। आखिरकार दुनिया ने सीखा कि पॉलिसीज सिर्फ ग्राफ्स और चार्ट्स से नहीं चलती, बल्कि दिल और जमीर से चलती हैं। फेडरल गवर्नमेंट्स ने वेलफेयर प्रोग्राम्स शुरू किए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, मिनिमम वेज, फूड सिक्योरिटी जैसी चीजें आईं, और अब दुनिया ने जाना पावर विदाउट एम्पैथी इज डिस्ट्रक्शन। और जो लीडर एम्पैथी से फैसले लेते हैं वो हिस्ट्री बदलते हैं। तो ये थी लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस की याचानी फाइनेंस की कहानी, जहां 4 बैंकरों की चुप्पी करोड़ों की तबाही बन गई, जहां ईगो ने एम्पैथी को हरा दिया और जहां नंबर्स ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ अतीत की चेतावनी नहीं है, बल्कि आज के लिए एक जरूरी सबक है, क्योंकि अब भी हमारे सामने वही सवाल है, हम कैसे फैसले लेते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल, हम खुद को कैसे चलाते हैं। अगर आपको जानना है कि आज की केओटिक दुनिया में कैसे सोचें, कैसे फैसले लें और कैसे अपने प्रिंसिपल्स से एक स्टेबल पावरफुल लाइफ बनाएं, तो जो वीडियो स्क्रीन के सामने आ रही है इस पर क्लिक करो। एक ऐसा इंसान जिसने ना सिर्फ अपनी कंपनी बनाई बल्कि ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जो किसी भी क्राइसिस में क्लैरिटी देते हैं। उनकी सोच बताती है कैसे आप सिस्टम से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी खुद चला सकते हैं। इस वीडियो को अभी देखिए और जानिए कैसे रे डालियो की प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। क्योंकि हिस्ट्री को समझना जरूरी है, लेकिन उसे दोहराने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है।